Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. Hello everyone, welcome to Crypto Bulls. It's time for the crypto news. मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव और मैं आपको दूंगा आज क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स है। लेकिन उन सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे इंडाइसेस जो है ग्लोबल इंडाइसेस वो सब लिस्ट होंगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। आप देख सकते हैं जो यूएस का इंडेक्स है स्पेशली डाउ जोन्स वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर है आज के दिन भी डाउ जोन्स S&P 500 एंड नैस्डैक तीनों के तीनों अपने रिकॉर्ड हाइज पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं इंडिया के इंडाइसेस की बात करता हूँ तो इंडिया का जो निफ्टी एंड सेंसेक्स है वो इन ग्रीन क्लोज हुआ है। ओवरऑल जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट है, चाहे मैं एशिया, यूरोपियन या इंडियन या फिर यूएस की बात करूँ, तो मेजरली सारे मार्केट इन ग्रीन ही क्लोज हुए हैं। वहीं पे जो डाउ जोन्स है वो पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। मार्केट डाउ जोन्स आज भी 1.1% ऊपर है। क्रिप्टो मार्केट पे आ जाते हैं अब, तो क्रिप्टो मार्केट भी रिकॉर्ड हाइस पे है क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट का जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 4.15 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 2.6% आज ऊपर है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ऑफकोर्स आज ग्रीड ही शो करेगा क्योंकि मार्केट में जो है काफ़ी एंथुसियाज्म लौट के आया है, मार्केट में ग्रीड लौट के आया है। ये एक क्लियर सिग्नल है। जिस तरह से हमको कॉइन्स रैली करते हुए दिख रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि हाँ एक अच्छा खासा ग्रीड मार्केट में है। बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करते हैं तो बिटकॉइन का डोमिनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो जो 60% का लेवल है उसके नीचे जाए तब हम कह सकते हैं कि एक आल्ट कॉइन या फिर एक आल्ट सीज़न की एक शुरुआत हो सकती है, एंड वो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो 58.8% है, तो इसलिए हम उसका इफेक्ट भी होता हुआ देख सकते हैं। रिजल्ट में आप देख सकते हैं इथीरियम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इथीरियम का जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो ऑलमोस्ट 14% तक बढ़ चुका है इथीरियम का डोमिनेंस। आल्ट जो अदर कॉइन्स है, जो इथीरियम एंड बिटकॉइन को छोड़ के जो अदर्स है, उसका भी जो डोमिनेंस है वो 27% बढ़ा है, 27% तक बढ़ा है। तो मेजरली सारे कॉइन्स अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन सब का हाईलाइट है इथीरियम जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में परफॉर्म किया है, लाइक ऑसम। मतलब जिस तरह से इथीरियम एक्सप्लोड हुआ है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जाते हैं वहाँ पे लोग इथीरियम को लेके काफ़ी स्केप्टिकल थे कि इथीरियम जो है वो 2000 का लेवल भी नहीं क्रॉस करेगा। 4000 तो काफ़ी दूर की बात है, ऑल टाइम हाई तो काफ़ी दूर की बात है। लेकिन अभी हम वो सब सच होता हुआ देख सकते हैं। कुछ ही $100 का गैप है जो उसका इथीरियम का जो पुराना ऑल टाइम हाई है जो उसने 2021 में लगाया था। उसके बाद क्या इस बार आज के दिन अगले 24 आवर्स में क्या इथीरियम जो है अपना पुराना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है, क्या उसको तोड़ के आगे जा सकता है, क्या वो इम्पॉर्टेंट है। बिटकॉइन भी कुछ कम नहीं है, बिटकॉइन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिटकॉइन 122,600 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। कुछ ही $100 दूर है वो अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई जो कि उसका $123,000 का था। तो वो भी क्या अगले 24 आवर्स के अंदर हो सकता है? क्या आप कमेंट करके नीचे बताएं कि आपको लगता है क्या अगले 24 आवर्स में बिटकॉइन एंड इथीरियम दोनों अपना पुराना ऑल टाइम हाई तोड़ सकते हैं। XRP के ऊपर बात करते हैं तो XRP काफ़ी एक हमको पता है XRP एक डाइनो कॉइन है। हमको पता है XRP जब सारा मार्केट शांत बैठा रहता है वैसे टाइम पे XRP भागता है, लेकिन जब पूरा मार्केट भागता है XRP कुछ परफॉर्म ही नहीं करता, एंड वही हमको क्लियरली दिख रहा है। XRP ऑलमोस्ट फ्लैट है। ऑल्दो जो XRP एंड SEC का केस था वो फाइनली क्लोज हो चुका है। 5 साल के बाद जो केस था वो फाइनली क्लोज हो चुका है। SEC ने जो केस है वो डिसमिस कर दिया, केस क्लोज हो चुका है। लोगों को लग रहा था जो XRP के XRP आर्मी जो होता है उनको लग रहा था कि XRP अब तो एक्सप्लोड कर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ XRP में हुआ नहीं। लेकिन हमको पता है XRP
कभी भी एक ही दिन सडनली जब सारा मार्केट शांत बैठा होगा सिर्फ XRP भागना शुरू करेगा एंड पूरा का पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लेगा XRP। तो हमको पता है XRP ऐसा ही करता है। तो इथीरियम के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। तो जो अदर कॉइन्स है जो रैली कर रहे हैं वो भी इथीरियम का प्ले ही है, चाहे वो लाइडो फाइनेंस हो जाए, चाहे वो इथीना हो जाए, मेजरली इथीरियम के वजह से ही काफ़ी परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स का। तो फेड रेट कट आने वाला है क्या, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों के माइंड में है एंड शायद इसका आंसर है यस। तो रिसेंटली कल के दिन ही जो है जुलाई का CPI डेटा आया था, इन्फ्लेशन का डेटा आया था एंड वो जो CPI डेटा था जुलाई का वो इन लाइन था, मतलब एक्सपेक्टेशंस जैसे थे वैसे ही था। एंड जो इन्फ्लेशन था वो जो बेसिकली जो कोर CPI डेटा होता है, जिसमें से मतलब जो CPI डेटा में से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से अगर आप फूड एंड जो एनर्जी जैसे ऑयल गैस वो सब अगर आप हटा देते हैं तो वो जो डेटा है वो 3.1% आया, जो कि थोड़ा बढ़ के आया है। तो जबकि जो एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है वो जो फेड चाहता है कि 2% के नीचे आए, लेकिन यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन है वो थोड़ा बढ़ के आया। तो ये थोड़ा बहुत कंसर्न था, लेकिन जो मार्केट है वो इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। मार्केट ध्यान दे रहा है क्या, जो हेडलाइन CPI डेटा है वो कोर CPI डेटा पे नहीं, हेडलाइन CPI डेटा जो कि एस्टिमेट्स था कि 2.8% आएगा जो हेडलाइन CPI डेटा है, लेकिन वो आया 2.7%, यानी पहले से या फिर एक्सपेक्टेशन से भी कम। तो इस वजह से जो है मार्केट में थोड़ा बहुत इंथुसियाज़म बढ़ा, मार्केट को लगा अब फेड रेट कट तो होना ही है। तो ये रीजंस थे कि क्यों मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो US के ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने अब ये कहा है कि जो फेड है उसको जो अगला रेट कट वो करने वाला है सितंबर में, शायद मोस्ट प्रॉबेबली हाई चांसेस अब है कि रेट कट हो जाएगा। वो 25 बेसिस पॉइंट का नहीं बल्कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करना चाहिए, ऐसा जो स्कॉट बेसेंट है उन्होंने कहा। फेड को इस बारे में सोचना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि रेट कट शायद हम काफ़ी पहले ही देख लेते, रेट कट जो है काफ़ी पहले ही हो जाता अगर जो डेटा जो जॉब्स ग्रोथ का डेटा है वो रियल हो, मतलब वो करेक्ट होता, वो मैनिपुलेटेड नहीं होता। वो जिसको रिसेंटली मैंने आपको लास्ट न्यूज़ में भी बताया था कि जो जॉब्स ग्रोथ का डेटा था, मई एंड जून का जो जॉब ग्रोथ का डेटा था वो वो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड बताया गया था, बल्कि जबकि वो वीक था। तो उसको रिवाइज़ करके उसको जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स थे उन्होंने रिवाइज़ किया एंड उन्होंने करेक्ट डेटा दिया। एंड अगर वो डेटा जो है मार्केट में फेड को पहले ही मिल जाता, करेक्ट डेटा फेड को पहले ही मिल जाता, तो अभी तक हम एक रेट कट होता हुआ देख भी सकते थे। लेकिन जो US का इकोनॉमी है उसके बारे में मैं आपसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। आज का कुछ न्यूज़ है जो कि आज के कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि US के इकोनॉमी को US के इकोनॉमी के फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो जॉब डेटा है, जो जॉब्स का ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जॉब्स जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जॉब का जो नंबर है जिस तरह से बढ़ना चाहिए वैसा नहीं है। जो जॉब्स है वो कम हो रहे हैं, जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हम लोग उसको ऑफकोर्स हम लोग ब्लेम कर सकते हैं जो टैरिफ्स ट्रंप ने इम्पोज किए हैं उसके वजह से। तो जो इकोनॉमिस्ट्स है उनका ये कहना है कि जो US है वो धीरे धीरे स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। जॉब डेटा वीक होना अच्छी बात है, उससे क्या होता है जो फेड है वो रेट कट करने के बारे में सोचता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन स्पेशली जो कोर इन्फ्लेशन है वो जब बढ़ रहा है तो अब जो फेड का डिसीजन है जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वो एक कंसर्न है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रेट कट होने वाला है उसके जो चांसेस है CME का जो फेड वॉच टूल होता है वो ये दिखा रहा है कि अब 94% चांसेस है कि सितंबर में एक रेट कट हो।
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। शायद एक रेट कट हो सकता है एंड ये जो सारे जो इंस्टीट्यूशंस है सारे जो इन्वेस्टर्स है वो इसी चीज़ को प्राइस इन करके अभी परचेसेस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि बस रेट कट तो अब होने ही वाला है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जब तक रेट कट होता नहीं तब तक उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि रेट कट हुआ है। एंड अगेन ये एक बाय द न्यूज़ सेल द इवेंट टाइप वाला सीन भी हो सकता है, तो उससे भी आप थोड़ा बच के रहिए। अगला न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि है ALT5। तो ALT5 बेसिकली एक, मैं आपको कहूँ तो एक क्रिप्टो पेमेंट गेटवे है। वो बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म्स रन करता है, एक ALT5 पे जो कि एक क्रिप्टो पेमेंट गेटवे है एंड एक ALT5 प्राइम जो कि एक OTC ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ALT5 सिग्मा जो है वो 2008 में फॉर्म किया गया था, लॉन्च किया गया था 2018 में। अब ALT5 सिग्मा ने कल के दिन 1.5 बिलियन जो US डॉलर्स है वो डायरेक्ट ऑफरिंग एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उठाने के लिए रेस करने के लिए ये अनाउंसमेंट किया है टू बाय WLFI टोकन्स, जो कि बेसिकली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का जो है नेटिव टोकन्स है। तो वो टोकन्स को अपने ट्रेजरी में होल्ड करने के लिए, उसको परचेस करके अपने ट्रेजरी में होल्ड करने के लिए उन्होंने 1.5 बिलियन US डॉलर जो है वो रेस करने के लिए अनाउंसमेंट किया है। तो बेसिकली वो 7.5% ऑफ WLFI का जो टोटल सप्लाई है वो लोग एक्वायर करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं। इस ये डील के बाद जो है जो एरिक ट्रम्प जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं वो जो कंपनी है ALT5 सिग्मा उसके जो है डायरेक्टर बन जाएंगे। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है WLFI को लेके। एंड हम लोग फ्यूचर में एक WLFI का टोकन भी आता हुआ जल्द ही देख सकते हैं जो फाइनली जो है अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे भी अवेलेबल होगा। तो देखते हैं, ये काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज हैं अब जो धीरे धीरे क्रिप्टो स्पेस में आ रहे हैं। तो एक और क्रिप्टो कंपनी जो कि रिसेंटली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है एंड वो एक ही दिन के अंदर ऑलमोस्ट 200% भाग चुका है। तो बुलिश जो कि कंपनी का नाम है, बुलिश जो कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑपरेटर एंड मीडिया कंपनी है। अगर आप लोग क्रिप्टो स्पेस में काफ़ी टाइम से है तो आपने कभी ना कभी तो कॉइनडेस्क का नाम तो सुना ही होगा। कॉइनडेस्क बेसिकली एक एक काइंड ऑफ एक पब्लिशर है, एक न्यूज़ है जो कि क्रिप्टो के ऊपर न्यूज़ प्रोवाइड करते रहता है। मैं खुद भी कॉइनडेस्क यूज़ करता हूँ। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली कॉइनडेस्क। तो वो दुनिया का सेकंड मोस्ट रीडेड प्लेटफॉर्म है। तो वो ये कंपनी का ही पार्ट है। तो वो कंपनी जो बुलिश कंपनी है वो रिसेंटली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था। उसने IPO डाला था आज ही के दिन, वेडनेसडे को ही उसका IPO आया था एट द प्राइस ऑफ $37 पे। लेकिन वो आज ही एक ही दिन के अंदर 218% भाग चुका है एट अ प्राइस ऑफ, इंट्राडे का हाई जो था उसका $118 था उसका प्राइस। तो एक ही दिन के अंदर ऑलमोस्ट 218% भाग चुका था ये जो बुलिश का स्टॉक है। अगला आर्टिकल, कॉइन टेलीग्राफ एक्सेलरेटर एंड इंजेक्टिव अनाउंस्ड जॉइंट इकोसिस्टम एक्सेलरेशन प्रोग्राम। तो बेसिकली कॉइन टेलीग्राफ एंड जो इंजेक्टिव जो कि एक L1 ब्लॉकचेन है वो एक उन्होंने पार्टनरशिप किया है। उन्होंने ये पार्टनरशिप किया है कि वो मिलके कोलैबोरेट करेंगे, एक एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो कि स्टार्टअप्स को, जो कि ब्लॉकचेन स्पेस में जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उनको फंड करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा उनका वो लोग कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेस है वो सब ये लोग प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए। तो मेटा प्लैनेट जो कि बिटकॉइन
का जापानीज स्ट्रैटेजी कहूँ तो मेटा प्लैनेट जो है वो काफ़ी टाइम से बिटकॉइन परचेस करते हुए आ रहा है। उनका अब धीरे धीरे उनका जो मेन बिजनेस है वो जो है बिटकॉइन अपने ट्रेजरी में होल्ड करना, तो एक बेसिकली वो एक बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी बन रहा है, बेस स्ट्रैटेजी को ही कॉपी कर रहा है। तो मेटा प्लैनेट जो है वो जापानीज़ एक एक फाइनेंशियल कंपनी है। तो वो ऑलमोस्ट ईयर टू डेट 2025 में 190% भाग चुका है। जो उसका मेटा प्लैनेट का जो स्टॉक है जो कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो 190% भाग चुका है इन जस्ट दिस 2025 टिल नाउ। तो जो भी बिटकॉइन या फिर जो भी क्रिप्टो जो भी कंपनीज जो क्रिप्टो अपने ट्रेजरी में होल्ड कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम देखते हुए आ रहे हैं। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि यूएस को इकोनॉमी के ऊपर है एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। तो रिसेंटली एक एक जो पर्सन है उन्होंने ट्वीट किया कि जो यूएस का डेट है, फेडरल डेट जो है वो अब 37 ट्रिलियन तक बढ़ चुका है। जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रंप ने 4 जुलाई को साइन किया, अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन साइन किया, वन बिग ब्यूटीफुल, जिसके ऊपर इतना हंगामा हुआ था, जिसके वजह से इलॉन मस्क काफ़ी नाराज़ थे ट्रंप से। ट्रंप ने कहा था कि ये बिल पास होने के बाद 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का उनको कट मिलेगा, फेडरल का जो स्पेंडिंग है उसमें कट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है जो फेडरल डेट है वो कंटिन्यूसली राइज़ होते हुए जा रहा है, राइज़ हो रहा है। तो शायद फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो यूएस है वो मनी प्रिंटिंग फिर से चालू कर दे। पहला चीज़ वो हो सकता है। दूसरा चीज़ हो सकता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो कि बेसिकली जो भी यूएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो यूएस का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ही खरीदना शुरू कर दे। वो बेसिकली वो क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है जिससे जो है लिक्विडिटी मार्केट में पैसा जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ करने के लिए ये सब काम आता है। तो ये कुछ कंसर्न्स है बने हुए हैं। एक और चीज़ भी इस आर्टिकल ने मेंशन किया है। 2020 में जब यूएस का जो डेट था वो 26.7 ट्रिलियन से 37 ट्रिलियन तक बढ़ गया था सिर्फ 5 साल के अंदर। उस सेम पीरियड के अंदर जो बिटकॉइन है उसने 925% का जो है बिटकॉइन के प्राइस में इंक्रीज़ आया। तो ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन है बिटवीन द बिटकॉइंस प्राइस एंड यूएस डेट। तो जब यूएस डेट बढ़ता है तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो बिटकॉइन का प्राइस है वो भी बढ़ता है, क्योंकि जो है मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा आने लगता है। तो लोगों के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होता है, रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है, तो लोग रिस्कियर एसेट्स पे डालते हैं। एंड लोगों का जो एक और अदर एंगल ये भी है कि जो लोगों का जो करेंसी है, जो फियाट है, जो डॉलर है, उस पे भरोसा कम हो जाता है, जो कि अभी भी काफ़ी लोगों को यूएस का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है। एंड इस वजह से जो लोग हैं वो भी क्रिप्टो की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स है वो धीरे धीरे क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है फियाट के ऊपर उतना भरोसा अभी नहीं है। तो आज का एक काफ़ी हाईलाइट टोकन था OKB, जो कि OKX, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसका नेटिव टोकन है। तो वो आज एक ही दिन के अंदर 160% भाग चुका था। क्योंकि जो OKX जो एक्सचेंज है उन्होंने ये कहा कि वो वन टाइम बर्न करेंगे 65 मिलियन OKB टोकन्स का, जो उन्होंने प्रीवियसली बाय किया है, जो भी उनके जो ट्रेजरी में वो होल्ड करते हैं। तो वो 65 मिलियन जो OKB के टोकन्स वो लोग बर्न करेंगे, जिससे क्या होगा, जो टोटल OKB का सप्लाई है वो गिर के 21 मिलियन पे आ जाएगा। एंड वहाँ पे वो लोग जो है फिक्स कर देना चाहते हैं। तो वो एक काफ़ी बड़ा रीज़न था जिसके वजह से क्लियरली सप्लाई एंड डिमांड का है, जहाँ पे आप एक 65 मिलियन जो
टोकन से वो बर्न कर देते हैं। बर्न से इसका ये मतलब नहीं कि आप जला देते हैं, बर्न से क्रिप्टो में बर्न का मीनिंग होता है कि आप ऐसे वॉलेट्स को वो जो टोकन्स है वो सेंड कर देते हैं जहाँ से जो टोकन्स वापस कभी भी रिसीव नहीं किए जा सकते। वो टोकन्स कम्प्लीटली मैं ऐसा नहीं कहूँगा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट वो सप्लाई नहीं होता है। वो टोकन्स किसी डेड वॉलेट में चले जाते हैं, तो उसके बाद उनका जो सप्लाई है वो बेसिकली सप्लाई से निकल जाते हैं। तो इसको बेसिकली क्रिप्टो स्पेस में बर्निंग कहते हैं। तो जो वो 65 मिलियन टोकन्स OKB टोकन्स वो लोग बर्न करने वाले हैं, तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। 65 मिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो 65 मिलियन टोकन्स अगर कोई बर्न कर देता है, सप्लाई से हटा देता है, तो एक ही झटके में बहुत बड़ा ड्रॉप आता है। तो जिसकी वजह से जो डिमांड है, प्राइस है, वो बढ़ जाता है। एंड जो OKX है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो अपना जो उनका एक्स लेयर जो बेसिकली उनका जो एक्स लेयर जो सिस्टम है वो अपग्रेड करने वाले हैं। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स आए थे आज OKX की तरफ से, जिस वजह से उनके जो टोकन में काफ़ी अच्छा एक प्राइस जंप देखा गया। अगला न्यूज़ इथीरियम के ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर चुका है। इथीरियम के ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटमाइन है, जिनके जो फाउंडर है टॉम ली, उन्होंने ये कहा है कि वो इथीरियम परचेस करने वाले हैं $20 बिलियन US से रेस करके। तो ये न्यूज़ सुन के कोई भी खुश हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इथीरियम के कम्युनिटी मेंबर्स काफ़ी एक्साइट हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्साइट हो गए। एंड हमने देखा है कि इथीरियम में काफ़ी अच्छा बाइंग आया है। ना सिर्फ ये न्यूज़ की वजह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इथीरियम के ETF में पैसा आ रहा है वो काफ़ी अच्छे वैल्यूज़ में आ रहा है। मंडे के दिन $1 बिलियन जो है सिर्फ इथीरियम के ETF में आया था। कल के दिन ट्यूसडे के दिन $500 मिलियन जो है इथीरियम के ETF में पैसा इनफ्लोस आया था, आउटफ्लोस नहीं, इनफ्लोस आया था, जो कि बिटकॉइन से भी काफ़ी ज़्यादा है। एक टाइम था जहाँ पे बिटकॉइन का ETF लीड कर रहा था, लेकिन जो अभी है वो इथीरियम का ETF लीड कर रहा है। और यहाँ पे क्लियर इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात यह है कि जो मेजरली जो पैसा आ रहा है वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आ रहा है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अभी कंटिन्यूसली इथीरियम परचेस करते जा रहे हैं। एंड उसमें बिटमाइन जो कि ऑलरेडी $4.96 बिलियन इथीरियम में इन्वेस्ट कर चुका है, वो और $20 बिलियन उठाने वाला है जस्ट टू परचेस इथीरियम। तो इथीरियम के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े प्रेडिक्शंस दे गए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो कि US का एक बैंक है, उन्होंने ये कहा है कि इथीरियम ये साल के अंदर 7,500 यानी 7,500 तक बढ़ सकता है। किसी ने कहा कि इथीरियम कुछ महीनों के अंदर 13,000 तक जा सकता है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है ऐसा लग रहा है कि एक छोटा हिंट सिग्नल ये है कि आल्ट सीज़न शुरू हो चुका है। इथीरियम अपना पुराना ऑल टाइम हाई तोड़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर सस्टेन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तब हम इथीरियम को अगला जो रेसिस्टेंस होगा बेसिकली वो $7,000 के लेवल पे होगा। तो अगर वहाँ तक इथीरियम अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो बाकी कॉइन्स में भी एक बूस्ट आ सकता है। ना सिर्फ वो, हम देख सकते हैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस है, काफ़ी सारे एसेट मैनेजर्स हैं जो कि ETFs के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, चाहे वो सोलाना का हो जाए, XRP का हो जाए, AVAX का हो जाए। नंबर ऑफ़ ETFs पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। SEC के तरफ से अभी कोई अप्रूवल आया नहीं है, लेकिन काफ़ी होप्स है लोगों को कि फ्यूचर में क्या काफ़ी जल्दी अगले 1-2 महीने में ही काफ़ी सारे ETFs के अप्रूवल आ सकते हैं, काफ़ी सारे ETFs लॉन्च हो सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन देखते हैं, जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिटकॉइन इथीरियम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये हमने पहले भी देखा है। पहले पैसा बिटकॉइन में आता है, उसके बाद बिटकॉइन थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है, कंसोलिडेट करता है, वो पैसा इथीरियम में जाता है, इथीरियम भागना शुरू करता है, फिर इथीरियम थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, और उसके बाद पैसा एक के बाद एक में ऐसा चलते रहता है।
वही चीज़ हमको यहाँ पे वापस होते हुए दिख रहा है क्लियरली, हिस्ट्री रिपीट होते हुए दिख रहा है क्लियरली। देखना ये है कि इस साइकिल में कौन सा कॉइन कितना टॉप मारता है, ये हमारे लिए देखना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगेन फाइनली वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो में मैंने बात किया वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करना है, किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करना है, तो आपको खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी दूसरे की बात सुन के आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।